हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने 12th क्लास की जो हिंदी मीडियम की ज्योग्राफी है उसके अंदर अध्याय 25 राजस्थान जनसंख्या एवं जनजातियां उसके बारे में अपने पढ़ रहे हैं। तो अध्याय जो 25 है इसके अंदर लास्ट जो अपना टॉपिक हुआ उसमें जनजातियों के बारे में अपने पढ़ा, उसकी जनजातियों की जो विशेषताएं हैं उन जनजातियों की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। आज जो है वो राजस्थान की कुछ प्रमुख जो जनजातियां हैं उन प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन करना है। तो उन प्रमुख जनजातियों में पहला जो जनजातीय समूह आता है वो आता है मीणा। जो मीणा जनजातीय समूह है ये पहला जो समूह है इसके बारे में आज अपने अध्ययन करेंगे, जो है पढ़ेंगे। देखिए, आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो मीणा जो जाति है ये मीणा जाति राजस्थान में प्रथम स्थान पर है। प्रथम स्थान पर है राजस्थान के अंतर्गत। अगर बात की जाए जनजातियों के अंतर्गत तो ये प्रथम स्थान में है। राजस्थान के सभी क्षेत्रों में पाई जाती है, सभी क्षेत्रों में लगभग ये पाई जाती है। राजस्थान के जितने भी क्षेत्र हैं मुख्यतः अगर इनकी बात करें तो ये जो जयपुर है, दौसा है, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, ठीक है, सवाई माधोपुर हो गया, जयपुर हो गया, दौसा हो गया, और भरतपुर है, उदयपुर है, अपने जो करौली है, अलवर है, आदि जो जिले हैं इन जिलों के अंदर मानी जाती है। मीणा जनजाति जो है ये मीणा जनजाति संपन्न और शिक्षित एक जो जनजाति है वो जनजाति है। मीणा जनजातियों का मानना है भी इनकी जो उत्पत्ति है वो उत्पत्ति मत्स्य अवतार से हुई है। मत्स्य अवतार जो कि भगवान विष्णु ने लिया था, जो उनका प्रथम अवतार था मत्स्य अवतार, उस अवतार से इन्होंने अपनी उत्पत्ति मानी है। अगर वर्तमान में जो प्रचलित है भी मीणा जो शब्द है, इस मीणा शब्द का जो अपने मूलतः ये मीणा शब्द जो है वो मीणा शब्द संस्कृत के मीन शब्द से, यानी मीन शब्द जो है इस मीन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है मछली। तो ये इसका भी मानते हैं। ऐतिहासिक तथ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये लोग जो है अपने बात करें अलवर, भरतपुर और जयपुर, इसको मत्स्य प्रदेश बोलते थे और यहाँ पर भी मीणा जो है ज्यादा मिलते हैं। अगर राजस्थान में बात की जाए तो राजस्थान के अंदर जयपुर जो है, जयपुर में सबसे ज्यादा मीणा पाई जाती है। मीणा जनजाति जो है, इस मीणा जनजाति के दो वर्ग है मेन रूप, प्रमुख जो हैं, प्रमुख दो वर्ग हैं इसके। एक तो है जमींदार मीणा और दूसरा है चौकीदार मीणा। एक तो है जमींदार मीणा, एक है इसका चौकीदार मीणा। अब जमींदार और चौकीदार मीणा ये दो है, इसके अलावा भी इसके कुछ अलग वर्ग भी आते हैं अपने, जिसमें आदिया मीणा आ जाता है, रावत मीणा आ जाता है, चमरिया मीणा आ जाता है, भील मीणा जो है आदि, ये अलग इनके जो समूह हैं वो भी आते हैं। ये जो मीणा होते हैं इनकी जो ये वर्ग पाए जाते हैं, इन वर्गों में आपस में संबंध नहीं होते हैं, ये आपस में जो है रिश्ते वगैरह जो है नहीं होते हैं। देखिए, मुनि मगन सागर थे, मुनि मगन सागर जो थे उन्होंने मीणा पुराण लिखा था और उस मीणा पुराण के अंदर उन्होंने मीणाओं की 5200 तो गोत्र बताई, 5200 गोत्र, और 5200 इन्होंने अपने मीणा पुराण लिखा। उस मीणा पुराण में 5200 गोत्र बताए, 32 ताड़ और 13 पाल बताए। इन्होंने मनी सागर ने मीणा पुराण लिखा, उसके अंदर इन्होंने ये बताया। और इस समुदाय की अगर बात करें मीणा समुदाय की, तो ये मीणा समुदाय जो है वो काफी लंबे समय से राजस्थान के अंदर ही निवास कर रहा है। अब मीणा समुदाय की बात आती है सामाजिक जीवन की। सामाजिक जीवन जो है इसका किस प्रकार से होता है, सामाजिक जीवन की बात करेंगे। अब समाज, तो समाज देखिए इनमें पितृसत्तात्मक होता है। समाज की बात करें, सामाजिक जीवन की बात करें इनके, तो सामाजिक जीवन जो है, सामाजिक जीवन की अगर बात की जाए तो सामाजिक जीवन की अगर बात करें इनके, तो इनका जो मीणा जनजाति है, इस मीणा जनजाति में पितृसत्तात्मक समाज पाया जाता है। यानी परिवार का जो मुखिया होता है, बड़ा बुजुर्ग जो व्यक्ति है वो ही इनका मुखिया होता है। मीणा जनजाति के अंदर विवाह संबंध जो है वो नातेदारी और रक्त संबंध बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। नातेदारी और
रक्त जो संबंध है इनका बहुत ज्यादा महत्व होता है, नातेदारी और रक्त संबंध का। मीणा जनजाति का, मीणा जनजाति में देखिए दो प्रकार के विवाह प्रचलित थे, एक तो था इसमें ब्रह्म और एक था गंधर्व। एक था ब्रह्म विवाह और एक था गंधर्व विवाह। तो ये दो विवाह जो है इनमें काफी प्रचलित रहे हैं मीणा जनजाति के अंतर्गत। मीणा जाति में जो पुत्रियां हैं उन पुत्रियों का विवाह कम आयु में ही कर दिया जाता है। कम आयु में विवाह करने के बाद में जब उनको वो गोना, उसके बाद में इसका गोना किया जाता है। जब गोना विवाह योग्य आयु में होता है, यानी पहले तो इनका विवाह कर दिया जाता है, लेकिन गोना विवाह जब जो लड़कियां हैं उनको दूसरे के घर जब भेजा जाता है तो उसको गोना विवाह कहा जाता है। और गोना विवाह जो है वो अपने आयु, जो निश्चित आयु होती है उस निश्चित आयु में ही किया जाता है। मीणा जनजाति की अगर बात की जाए तो इनका जो समाज है उसमें संयुक्त परिवार प्रथा जो है वो प्रचलित पाई जाती है, और निसंतान जो दंपत्ति होती है वो अपने बच्चों को गोद ले सकती है। मीणा समाज के अंदर जो सामाजिक नियंत्रण है, वो सारा जो सामाजिक नियंत्रण पाया जाता है वो पाया जाता है पंचायत के हाथों में। मीणा जनजाति के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, मेले और त्योहारों में दृढ़ आस्था, धार्मिक आस्था रखते हैं। इसके अलावा आपने बात करें मीणाओं की, तो मीणा जो है वो होली के तीसरे दिन खेरवाड़ और डूंगरपुर में इनका जो नेजा नृत्य है वो इनके द्वारा किया जाता है। मीणा पुरुष जो है वो धोती व कमीज पहनते हैं। अब जो मीणा काफी शिक्षित हो चुके हैं तो पैंट शर्ट वगैरह जो है, आधुनिक वस्त्र जो है उनका भी उपयोग करने लग गए हैं। मीणा जो स्त्री व पुरुष होते हैं वो गोदना गुदवाते हैं, गोदना गुदवाना भी काफी पसंद करते हैं। शगुन जो होता है शगुन को ये अपने शगुन को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, या शगुन जो है उस शगुन को गंभीरता से लेते हैं। मीणा जनजाति जो है इनका अब जो अन्य समाज जो है, अन्य समाज है या अन्य वर्ग जो है, अन्य वर्गों के साथ इनका घनिष्ठ संबंध बढ़ता जा रहा है। इस समाज के अंदर शिक्षा का प्रसार जो है वो काफी तेजी से हुआ है। अदर जो जनजातियां हैं राजस्थान की, उसके अलावा से आरक्षण की सुविधा के बावजूद ये जो जनजातियां हैं आज शिक्षक वर्ग में, प्रशासनिक वर्ग में, पुलिस जो है, सेना है, उसमें हजारों की संख्या में जो है ये लोग पदस्थापित हो चुके हैं। तो अब जो है इनका समाज वो सुधर चुका है। इसके बाद आती है अर्थव्यवस्था इसकी, मीणा की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था जो है वो किस प्रकार की पाई जाती है इनकी, तो देखिए मीणा जनजाति के लोग जो है वो प्रधानतः कृषक वर्ग के होते हैं। यानी ये जो है किस वर्ग के हैं, कृषक वर्ग के, कृषक वर्ग यानी कृषि करते हैं, कृषक वर्ग के ये होते हैं। जो कृषि के साथ साथ ये इनके द्वारा पशुपालन का भी अपने कार्य किया जाता है। मीणा जो जनजाति में बटाईदारी की जो व्यवस्था होती है, यानी बंटवाट कर देना जो है वो भी प्रचलित है। शिक्षा के प्रसार के साथ साथ यहाँ लोगों में सरकारी सेवाएं व अन्य जो कार्य है उनके प्रति भी काफी रुझान बढ़ चुका है। और इनकी अगर सामाजिक और आर्थिक स्थिति की अगर बात की जाए तो अब जो वर्तमान समय में काफी अगर देखा जाए तो सुदृढ़ हो चुकी है। तो ये मीणा जनजाति के बारे में था। इसके बाद में नेक्स्ट अपनी जनजाति जो आती है वो आती है भील जनजाति। भील जनजाति जो है ये एक आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए, भील जनजाति की आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से, तो राज्य के अंदर जो भील है इन भीलों का द्वितीय स्थान आता है। भीलों का द्वितीय स्थान आता है। भीलों का राजस्थान राज्य के अंदर अगर बात की जाए तो द्वितीय स्थान आता है। मुख्यतः जो भील है राजस्थान में जो मिलते हैं वो दक्षिणी राजस्थान का जो बांसवाड़ा है, भरतपुर है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर मुख्य रूप से जो है ये मुख्य रूप से ये जो है इन जिलों के अंदर केंद्रित है। यह भारत की सबसे प्राचीन जनजाति जो है उन जनजातियों में से एक जनजाति है। ये भीली व बागड़ी भाषा बोलते हैं। भाषा जो है इनकी वो कौन सी होती है, भीली व बागड़ी जो भाषा है वो भाषा बोलते हैं। बागड़ी भाषा जो है ये बोली जाती है इनके द्वारा। ये तीर कमान का प्रयोग करते हैं। ये लोग जो है वो वित्तस्तात्मक होते हैं, आर्थिक रूप से कृषक होते हैं और परंपरागत रूप से एक तीरंदाज होते हैं। भील शब्द जो है इसकी अगर बात करें, भील शब्द बना कैसे, तो भील शब्द बिल्लू से बना है, बिल्लू से बना है, जिसका अर्थ होता है तीरंदाज। इसका अर्थ होता है तीरंदाज। मेनली इनको जो है वो
तीरंदाज, ठीक है, मेनली इनको जो है वो तीरंदाज कहा जाता है, प्रमुख रूप से ये जो है तीरंदाज कहलाते हैं। सदैव ये संघर्षपूर्ण रहते हैं। भील जो हैं अपने अच्छे योद्धा होते हैं। इन लोगों का जो निवास क्षेत्र है वो उबड़ खाबड़ वनाच्छादित क्षेत्र होता है वो इनका क्षेत्र पाया जाता है। ऊंची पहाड़ियों पर ये निवास करते हैं। भीलों की ये कुछ विशेषताएं होती हैं। इसके बाद आता है भीलों का सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन की अगर बात की जाए भीलों की, तो सामाजिक जीवन की कैसे बात होगी, तो सामाजिक जीवन की अगर बात की जाए तो भील जो है वो कई पितृगोशीय वंत्र होते हैं, यानी सामाजिक जीवन में, सामाजिक जीवन यानी इनमें जो है पितृवंशीय गोत्र, पितृवंशीय यानी पिता के अनुसार चलने वाले जो गोत्र हैं उन गोत्रों के अंदर जो है ये बटे हुए होते हैं। और ये पितृवंशीय जो गोत्र होते हैं, पितृवंशीय गोत्र में पाए जाते हैं। और इन पितृवंशीय गोत्रों को अटक कहा जाता है, अटक, ठीक है। ये पितृवंशीय जो गोत्र हैं, इन पितृवंशीय गोत्रों को अटक के नाम से जाना जाता है। और पितृवंशीय जो अपने पिता का जो वंश है उसके अनुसार ही इनका कार्य चलता है। भीलों में विवाह संबंध जो है वो स्वयं की गोत्र से अन्य गोत्र में होते हैं। भीलों में कई प्रकार के विवाह जो हैं वो प्रचलित हैं। जैसे इसमें आ जाता है मोरबंदी आ जाता है, गंधर्व विवाह आ जाता है, अपहरण विवाह आ जाता है, देवर विवाह आ जाता है, एंड विनिमय विवाह जो है, सेवा विवाह जो है, वो सारे अपने इसमें आ जाते हैं। क्रय विक्रय विवाह के जो चक्र है वो सारे इसमें होते हैं। भील जो है वो संयुक्त परिवार की तुलना में एक ही परिवार में अधिक पाए जाते हैं। भील लोगों के कई गोत्र होते हैं। उन गोत्रों में ये रहते हैं जैसे कटारा है, तबियाड है, रोथ है, प्रागनी है, इस प्रकार के। भीलों के गांव का जो मुखिया होता है उसको गमेती कहते हैं। पीछे पढ़ा था अपने, ये गमेती वगैरह सारा पढ़ा हुआ है। भीलों के गांव का जो मुखिया है, ठीक है, गमेती मुखिया होता है। गमेती क्या कहलाता है इनका? मुखिया। गमेती मुखिया होता है। झाड़ फूंक करने वाला जो होता है उसे अपने भगत कह देते हैं यहाँ पर व्यक्ति को, ठीक है। इसके अलावा जो छोटे गांव होते हैं उनको ये फला कहते हैं। छोटे गांव को, छोटे गांव को फला, और बड़ा जो गांव है, बड़े गांव को पाल, बड़े गांव को पाल कहा जाता है। इनके सारे के सारे जो कार्य है वो पंचायत जो होती है इनकी, उनके द्वारा अपने किया जाता है। भील समुदाय जो है, भील समुदाय का प्रसिद्ध बनेश्वर मेला जो है वो प्रतिवर्ष माघ शुल्क की पूर्णिमा को लगता है। जो माही, सोम और जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम है उसके ऊपर, माही, सोम और जाखम जो नदियां हैं इनकी जो त्रिवेणी बनती है उस त्रिवेणी के ऊपर बनेश्वर नामक जो स्थान है उसके ऊपर भीलों का जो है लगता है। भील समाज पवित्र स्नान, शिव पूजा व पुण्य कमाने के लिए इस मेले में जाते हैं, बनेश्वर धाम पर एकत्रित होते हैं। यहाँ पर गौरी व घूमर नृत्य किए जाते हैं। भीलों का जो प्रमुख नृत्य है वो अपने गौरी की पूजा के लिए जो किया जाता है वो गौरी नृत्य है। भील पुरुष की अगर बात करें, भील पुरुष जो है वो पुरुष व महिलाएं जो है वो चांदी, पीतल, गिल्ट आदि धातुओं के वस्त्र पहनते हैं। हिंदू देवी देवताओं को ये पूजते हैं। अब इनके बात आती है अर्थव्यवस्था की। भील जनजाति जो है इसकी अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो देखिए मुख्य रूप से तो ये तीरंदाज होते हैं और जंगलों में निवास करते हैं। तो जंगलों के जो उत्पाद है, वनों के जो उत्पाद है, उन वनों के उत्पादों को ये अपने एकत्रित करते हैं, उन्हें बाजार में बेचते हैं। घुमक्कड़ स्वभाव के लोग होते हैं। लेकिन वर्तमान के अंदर ये लोग जो हैं वो पानी के जो क्षेत्र मिलने लगे हैं उनकी वजह से कृषि कार्य करने लग गए हैं। तो इनके द्वारा दो प्रकार की स्थानांतरित कृषि की जाती है। एक तो की जाती है पहाड़ी डालों पर, तो पहाड़ी डालों पर की जाती है उसे चिमाता कह देते हैं, और मैदानी भागों में जो की जाती है उसे धजिया कहा जाता है। इस प्रकार से जो है ये लोग अपनी कृषि करते हैं, फलोत्पाद इकट्ठे करते हैं, कंदमूल है, गोंद है, बेर है, सारे वनोत्पाद इकट्ठे करके बाजार में बेचते हैं और अपनी अर्थव्यवस्था चलाते हैं। और अब फिलहाल जो है ये एक स्थान पर स्थायी कृषि वगैरह जो है वो भी करने लग गए हैं, अपना जीवन यापन करने लग गए हैं। तो ये इनमें परिवर्तन आया है। इसके बाद नेक्स्ट जो आती है वो आती है ग्रासिया। भील हो गई है। भील के बाद अगली जो आती है अपने वो आती है ग्रासिया। ग्रासिया, देखिए ग्रासिया जनजाति की बात करें तो राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति है ये, तीसरी बड़ी जनजाति है। तीसरी बड़ी जनजाति जो है वो राजस्थान की ये आती है।
सिरोही की आबू रोड एवं पिंडवाड़ा जो तहसील है, पाली जिले का बाली क्षेत्र है, एंड उदयपुर की जो गोगुंदा की अपने पहाड़ियां हैं, गोगुंदा व कोटड़ा तहसील की, वहां पर ये जो क्षेत्र है इनका काफी बहुल पाया जाता है ग्रासीय जनजाति का। आबू रोड का भाखर क्षेत्र है, ठीक है, आबू रोड का भाखर क्षेत्र है जो ग्रासियों का मूल प्रदेश माना जाता है। आबू रोड का जो भाखर क्षेत्र है उस भाखर क्षेत्र को इनका माना जाता है। राजपूतों के आगमन से पूर्व यह माना जाता है भी ग्रासिया जो है वो सिरोही, पिंडवाड़ा व आबू जो रोड है, आबू रोड की जो पहाड़ी क्षेत्र है उन क्षेत्रों के अंदर ये निवास करते थे। ग्रासिया लोग के जो ग्रासिया जनजाति के जो लोग हैं वो लोग स्वयं को चौहान राजपूत के वंश मानते हैं। ये मानते हैं भी वो ग्रासिया जो है वो चौहान राजवंश के अपने वंशज हैं या उनके मूल पुरुष रहे हैं। इनके देखिए भीलों की तरह ही इनमें जीने के जो तरीके हैं वो पाए जाते हैं, तीर कमान आदि में काफी समानताएं पाई जाती हैं। ग्रासियों का जो गांव है वो पहाड़ियों के ऊपर होते हैं और दूर दूर बिखरे हुए मिलते हैं। इनके घर को घेर कहा जाता है। इनका जो घर होता है उस घर को ये घेर कहते हैं, घेर, ठीक है, घर को घेर कहते हैं, और गांव को फालिया, फलिया, ठीक है, गांव को कहा जाता है फलियरी, फालिया, गांव इनके जो है वो फालिया कहलाते हैं, गांव फालिया कहलाते हैं इनके। और ये लोग जो है अपने मकान प्राय पहाड़ी क्षेत्रों में बनाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। इसके बाद इनके आते हैं सामाजिक जीवन, ग्रासियों का सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन ग्रासिया जनजाति का। तो देखिए सामाजिक जीवन की अगर बात की जाए तो ग्रासियों में 3 प्रकार के विवाह प्रचलित होते हैं। तो एक तो मोरबंदिया, मोरबंदिया होता है जिसमें फेरे होते हैं। एक होता है पहरवाना, एक तो होता है मोरबंदिया, एक होता है पहरवाना, पहरावना विवाह, ठीक है। मोरबंदिया के अंदर अपने क्या होता है जिसमें फेरे होते हैं। प्रावना में जो होता है इसमें सिर्फ नाम मात्र के फेरे होते हैं, नाम मात्र, नाम मात्र के फेरे जो है वो पहरावना जो विवाह है उस पहरावना विवाह में होता है। तीसरा आता है ताड़ना विवाह, ताड़ना, ताड़ना विवाह आता है, ठीक है। अब इस ताड़ना विवाह की अगर बात करें अपने, ताड़ना विवाह के अंतर्गत क्या होता है, तो ताड़ना विवाह में जो वर पक्ष होता है वो कन्या पक्ष को कन्या का मूल्य चुकाता है, तो उसको कहा जाता है ताड़ना विवाह। इसके अलावा ये जो जनजाति है इस जनजाति के अंतर्गत अपने ग्रासिया जनजाति में विधवा विवाह जो है उस विधवा विवाह का भी प्रचलन पाया जाता है, जो अपने ग्रासिया जनजाति आती है इसमें। ग्रासिया लोग जो हैं ये एकांकी परिवार के रूप में जो है ज्यादा रहते हैं। पिता जो होता है इनके परिवार का मुख्य कहलाता है। समाज के अंदर पुत्र को गोद लेने की संस्कृति होती है। ग्रासिया समाज में जाति पंचायत जो होती है उस जाति पंचायत का भी काफी महत्व होता है। गांव या इनका जो भाकर स्तर पर जाति पंचायत होती है इनकी अपने, जिसके द्वारा ये पंचायतें जो है वो आर्थिक शारीरिक जो भी है दोनों प्रकार के अपने जो है कर लगा सकती है इनके ऊपर। तो अब इनके जो पंचायत है उस पंचायत का जो मुखिया होता है ग्रासिया के, पंचायत का मुखिया जो है उस पंचायत के मुखिया को सहलोत कहते हैं, सहलोत, सहलोत कहा जाता है मुखिया को। जो पंचायत का मुखिया है उस पंचायत के मुखिया को सहलोत के नाम से जाना जाता है। इनमें अपने बात करें भाई प्रतिवर्ष कई अपने स्थानीय, संभागीय और बड़े मेले जो हैं वो भरते रहते हैं। ग्रासिया युवक जो है वो मेलों में अपने जीवन साथी को का चयन भी कर सकते हैं। इनके द्वारा वाल्लर, गरबा, मोरिया, गौर जो नृत्य है ये नृत्य किए जाते हैं। रहन सहन व वेशभूषा की अगर बात करें तो उस वेशभूषा की या रहन सहन की दृष्टि से देखा जाए तो ग्रासिया जनजाति की अपनी अलग पहचान है। ग्रासिया पुरुष जो हैं वो धोती कमीज पहनते हैं और सिर पर तौलिया बांधते हैं। ग्रासिया स्त्रियों की अगर बात करें तो गहरे रंग के ये तड़क भड़क वाले जो कपड़े हैं वो तड़क भड़क वाले कपड़े जो हैं वो ग्रासिया अपने औरतें पहनती हैं। इसके अलावा अपने ग्रासिया महिलाओं की बात करें तो ये ललाट और ठोडी पर, जो ललाट माथा है इनका और जो ठोडी है उस ठोडी के ऊपर अपने गोदना गुदवाती है। ग्रासिया लोग जो है वो शिव और भैरव व दुर्गा के जो है उपासक होते हैं। इसके अलावा इनकी अगर बात की जाए अर्थव्यवस्था की, ग्रासिया जनजाति की भी, यह सामाजिक जीवन हो गया। सामाजिक जीवन के बाद आती है ग्रासिया की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था।
अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, अब अर्थव्यवस्था की अगर ग्रासिया की बात की जाए भी, ग्रासिया की अर्थव्यवस्था कैसी पाई जाती है, तो देखिए इसमें अर्थव्यवस्था की बात करें तो ग्रासिया जनजाति की अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि, पशुपालन, शिकार और लकड़ी काटने के ऊपर, और इसके अलावा जो वनोत्पाद है उन वनोत्पादों को इकट्ठा करने के कर कर जो है ये अपने जो आर्थिक जो जीवन है उस आर्थिक संपत्ति को चलाते हैं, आर्थिक जीवन को चलाते हैं। ये लोग मजदूरी का कार्य भी करते हैं, कस्बों में शहरों में मजदूरी करने के लिए भी जाते हैं। ये अपने सामूहिक कृषि का अपने भावरी, हरी भावरी एक प्रकार की जो सामूहिक कृषि है वो इनके द्वारा की जाती है। ये लोग अपने अनाज संग्रहण करते हैं जिसे सोहरी कहते हैं, अनाज संग्रहण करते हैं जिसको सोहरी कहा जाता है। तो ये इनकी अर्थव्यवस्था का एक तरीका होता है चलाने का, जो अपने ग्रासिया जनजाति है। ग्रासिया जनजाति के बाद में अगली जो अपनी जनजाति आती है वो आती है सहरिया। सहरिया जनजाति सहरिया, सहरिया जनजाति आती है। ठीक है, सहरिया जनजाति की अगर बात की जाए भाई, सहरिया जो जनजाति है ये, तो देखिए ये जो जनजाति है ये राजस्थान की एकमात्र सबसे पिछड़ी जनजाति है। ये एकमात्र सबसे पिछड़ी जनजाति, एकमात्र सबसे पिछड़ी जनजाति, जो सहरिया जनजाति की बात कर रहे हैं अपने, तो ये जनजाति सबसे अपने पिछड़ी हुई जनजाति है एंड सरकार ने इसे आदिम जनजाति में शामिल किया है। आदिम जनजाति में किया है। राज्य में इसका अगर प्रतिशत देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो प्रतिशत सहरिया का मिलता है वो मिलता है 12 जिले की किशनगढ़ व शाहगढ़ तहसीलें हैं जो है उनके अंदर मिलता है। सहारिया जो है अपने सहरिया जो है ये फारसी भाषा के शब्द शहर से बना है। सहरिया जो है ये फारसी भाषा का शब्द है, फारसी शब्द शहर जो है, इस शहर से सहरिया जो है ये बना है फारसी भाषा का। अब शहर का अर्थ होता है जंगल, ठीक है, शहर का अर्थ क्या होता है? जंगल। शहर का अर्थ है जंगल, और इस जंगल अर्थ से जो है ये बना है। सहरिया जनजाति के जो घर हैं उन घरों को अपने घर जो होते हैं वो मिट्टी से, पत्थर से, और जो घास फूस है उस घास फूस से इनके जो घर हैं वो बनाए जाते हैं। इसके अलावा ये जंगलों के अंदर मचान वगैरह जो है वो भी बनाते हैं। छोटी बस्तियां जो होती हैं इनकी वो सहराना कहलाती है, और जो सहराना व सहरोल जो है वो कहलाती है इनकी। सहरिया जनजाति की अगर बात करें तो इनका जो समाज है उस समाज के अंदर इनका एकांकी परिवार जो है वो पाए जाते हैं। बहुपत्नी प्रथा जो है उसका इसमें रिवाज है। नाता प्रथा जो है वो भी इनमें प्रचलित पाई जाती है। लड़की के जन्म को ये शुभ मानते हैं, शुभ जो है वो माना जाता है इनके लड़की के जन्म को। इसके अलावा इनके वस्त्रों की अगर बात करें तो ये लोग जो है वो धोती अपने धोती पहनते हैं, कमीज है, साफा है, पुरुष जो है वो पहनते हैं। स्त्रियां जो है वो घाघरा, लुंगड़ी वगैरह जो है वो पहनती हैं। सहरिया की अर्थव्यवस्था का मुख्य जो अपने कार्य है वो वनोत्पाद जो है, और जो स्थानांतरित कृषि है उस स्थानांतरित कृषि के ऊपर इनकी जो है अर्थव्यवस्था चलती है सहरिया जनजाति की। सहरिया जनजाति के बाद में अगली जो जनजाति आती है अपनी वो डामोर आती है। डामोर, डामोर जनजाति। अब डामोर जनजाति की अगर बात करें तो देखिए मुख्यतः ये डामोर जनजाति जो है वो अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व उदयपुर जो जिले हैं, इन उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर जो जिले हैं इन जिलों के अंदर मुख्य रूप से अपने जो है ये फैली हुई है। सर्वाधिक जो डामोर है वो डूंगरपुर जिले की जो अपने सिम्मलवाला जो पंचायत है उस पंचायत में निवास करती है। डूंगरपुर जिले की सिम्मलवाला पंचायत में डोमर जो है वो अपनी उत्पत्ति मानते हैं राजपूतों से। कहा ये कहते हैं भी हमारी जो उत्पत्ति है वो राजपूतों से हुई है। और डोमर जनजाति की अगर बात करें तो डोमर जनजाति एकांकी परिवार होते हैं। परिवार का जो मुखिया है वो इनका पिता होता है। जनजाति में जो विवाह का मुख्य अपने आधार है वो वधु मूल्य होता है, यानी ये जो है वधु का अपने मूल्य देते हैं। वर पक्ष व कन्या के पिता को वधु मूल्य देना पड़ता है।
वरपक्ष जो होता है उस वरपक्ष को। इसके अलावा छेला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी जो है वो डोमर जो के डोमर जो जनजाति है, इन डोमर जनजाति के प्रमुख मेले हैं, छेला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी। इसके बाद ये लोग जो है वो प्रधानतः कृषक होते हैं, मक्का व चावल की जो कृषि है वो ये करते हैं। आखेट व संग्रहण जो है वो इनकी आजीविका का अन्य कारण होता है। इसके अलावा अपने डोमर जनजाति ये मेन जनजातियां थी। इसके अलावा अपने कथोड़ी है, कंजर है, सांसी है, अन्य प्रमुख जनजातियां आती हैं राजस्थान की। इसमें अपने बात करें कंजर की, कंजर और ये जो सारी जनजातियां आती है। तो अपने जैसे बात करें अपने कथोड़ी जनजाति की भी, कथोड़ी जनजाति जो है वो कौन सी है, अपने कंजर जो है वो क्या है। कथोड़ी जनजाति जो है ये कोटला अपने झाडोल व सराडा पंचायत समितियां जो है उन पंचायत समितियों में ये बसी हुई है। खैर के वृक्ष से, यानी इनका नाम कथोड़ी क्यों पड़ा, इसलिए पड़ा भी, ये क्या करते हैं, खैर का वृक्ष होता है, खैर के वृक्ष से कत्था तैयार करते हैं, कत्था तैयार करते हैं, इसलिए इन्हें कथोड़ी कहा जाता है। यानी इस कत्था तैयार करने के कारण ही ये कथोड़ी कहलाते हैं। कथोड़ी के बाद में अगली जो जनजाति आती है वो आती है कंजर जनजाति। कंजर जनजाति की देखिए अगर बात करें तो कंजर जो है मुख्यतः अपने कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ जो है अपने चित्तौड़गढ़ जो है वहां पर पाए जाते हैं। कंजर जो शब्द है, इस कंजर शब्द की उत्पत्ति अपने कानचार से हुई है। कानन अपने होता है, ये कानन चार से हुई है, जिसका अर्थ होता है जंगल में विचरण करने वाला। कानन चार जो शब्द है इस शब्द से हुई है और इसका अर्थ होता है जंगल में विचरण करने वाला। यानी ये लोग जो हैं वो विचरण करते रहते हैं और एक दूसरे से, ये चोरी व अपराध के लिए काफी अपने विख्यात होते हैं, भी चोरी और अपराध करने के लिए काफी विख्यात होते हैं। पर ये लोग जो है वो हकम राजा का प्याला पीकर, हकम राजा कोई इनका देवता है जिसको ये मानते हैं, हकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इन लोगों के घरों के पीछे की तरफ भी एक टाकी होती है, दरवाजे नहीं होते हैं, टाकी इसलिए होती है ताकि कोई आए पुलिस वगैरह तो ये आसानी से वहां से निकल जाए। तो अपने कंजर महिलाएं जो हैं वो नाचने गाने में काफी प्रवीण होती हैं। इसके बाद में अगली आती है सांसी। सांसी की बात की जाए तो देखिए सांसी जो है मुख्यतः भरतपुर और अजमेर जो जिले हैं उन जिलों में निवास करती है। ये लोग सांसी जो है वो खाना बदोश जीवन जीते हैं, जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, छोटे छोटे जो हस्तशिल्प है वो इनकी आजीविका का मुख्य आधार होता है। तो सांसी जनजाति है, इसकी बात करें तो ये सांसी जनजाति हो गई। अब आता है जनजातियों पर प्रभाव, आधुनिकता का प्रभाव। जो जनजातियां हैं इन जनजातियों के ऊपर अपने आधुनिकता का जो प्रभाव है वो क्या पड़ा है। जनजातियों पर आधुनिकता का प्रभाव, जनजातियों पर आधुनिकता का प्रभाव, जनजातियां जो हैं इन जनजातियों पर आधुनिकता का क्या प्रभाव पड़ा वो आएगा बात यहाँ पर। तो देखिए आधुनिकता का अगर प्रभाव की बात करें तो देखिए जो वनों की अंधाधुंध कटाई हुई और शेष बचे हुए जो अधिकांश वन हैं उन वनों से द्वारा सरकार द्वारा संरक्षित व सुरक्षित कर देने के कारण जो वन क्षेत्र है वो कम हो गए, जिससे इनका जो जीवन है वो प्रतिकूल दिशा में आ गया। इसके अलावा वनोपज व वन्य जीव जो हैं उन वन्य जीवों के अंदर कमी आ गई। अब वन्य जीवों और वनोपज के अंदर कमी आ गई है, जिससे अपने ये जो है इनका अपने जो क्षेत्र है वो सीमित हो चुका है। वो क्षेत्र सीमित होने के कारण जीवन निर्वाह के साधन जो है इनके घट चुके हैं, जिसके कारण ये लोग जो है वो लूटपाट व चोरी का अपराध करने लग गए हैं। इसके अलावा सीमित जो कृषि भूमि अपने हैं एंड बढ़ती जो जनसंख्या है या अपने ये कहें स्थानीय संसाधनों के संकुचित हो जाने के कारण इन्हें मजबूरी में कस्बों व शहरों की तरफ मजदूरी करने जाना पड़ रहा है और इनका वहां पर घोर आर्थिक शोषण भी होता है। शहरी संपर्क के कारण इनके जो खान पान है, पहनावे हैं और जो इनकी संस्कृति है उसमें काफी
बदलाव आया है। नशे की जो प्रवृत्ति है वो भी इनमें काफ़ी बढ़ चुकी है। वर्तमान में शिक्षा का प्रसार जो है उसकी वजह से इनमें कुछ जागरूकता बढ़ी है और ये लोग जो है वो सरकारी सेवाओं में भी आने लग गए हैं। इसके अलावा इनके लिए अपने जनजाति उप योजनाएं वगैरह जो है वो चलाई जा रही हैं। परिवर्तित क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम वगैरह जो है वो चलाए जा रहे हैं। शहरिया विकास कार्यक्रम जो है वह चलाया जा रहा है। माडा क्लस्टर योजना एंड जनजाति क्षेत्र रेशम कीट पालन योजना जो है, इस प्रकार की योजनाएं वो है अपने सरकारों द्वारा चलाई जा रही है। राज्य सरकार के द्वारा, भारत सरकार द्वारा जनजातियों का विकास करने के लिए, तो जिससे अपने जो जनजातियां हैं उन जनजातियों का विकास हो सके, उनकी जो आर्थिक सहायता है वो उसके उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके, उसके लिए ये चलाई जा रही है। और इसी के साथ अपना जो ये लेसन है 25 राजस्थान जनसंख्या एवं जनजातियां वो कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।